हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएलजी एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है दादी माँ, और इसके राइटर हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कविता में शिव प्रसाद सिंह जी जो अपनी ही कहानी बता रहे हैं, यानी अपनी ही कहानी के बारे में बता रहे हैं, दादी माँ के बारे में, यानी इस शीर्षक के माध्यम से। तो चलो दोस्तों देखते हैं। कमजोरी ही है अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते विषु गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद में मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभ चिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पाठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ कवि कह रहे हैं कि जो मेरे शुभ चिंतक हैं, जो मेरे करीबी हैं, जो वो मुझे आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा कि मैं ऐसा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं जाता। मैं इन बातों के बारे में फिर से सोचने लग जाता हूँ। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आई हुई मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यानी जो बरसात का पानी है, जो नदी के रूप में बहता है, तो उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, वो इस नदी के साथ आ जाती हैं और वो एक अलग ही प्रकार की, मतलब विचित्र गंध है, वो छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अर्थात वो छोटे छोटे बच्चे, जब पानी है वो एक जगह हो जाता है और उसमें ऊपर जो सफ़ेद सफ़ेद झाग से आ जाते हैं, उसमें जो बच्चे हैं, जो गांव के लड़के हैं, वो खेल रहे हैं, कूद कूद के उसमें नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं होता। कि ये सब अपने अपने मौसम की बातें होती हैं। अगर आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो कोई चिंता नहीं होती। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो कोई दुख नहीं होता। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ पट्टी न मिले तो भी अफसोस नहीं होता। अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेकिन मौसम के अनुसार अगर कोई काम ना हो तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुकड़ रहा था, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती। थोड़ा थोड़ा ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ें नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। अर्थात एक बार बुखार हुई तो वो बुखार है वो चढ़ती ही गई, ज्वर चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी जब मेरी ज्वर चढ़ा तो मतलब चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई यानी 1 2 3 4 जितनी रजाई थी वो उतरा रात 12 बजे, यानी इतनी रजाई ओढ़ने के बाद में वो 12 बजे के बाद उतरा। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। कि दिन में मैं सो रहा था, दादी माँ है वो शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में, यानी जो पानी इकट्ठा हो रहा था बरसात का, उसी में नहाकर आई थी।
पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर संखित टपके हुए जल की शीतलता, यानी जो दादी का शरीर है उस पर सफ़ेद रंग की धोती पहने हुई है और सन से सफ़ेद बाल हैं, यानी बाल भी बिल्कुल सफ़ेद हैं, और संखित टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने मेरे सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई, दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। जो दादी माँ है वो मेरे पास चारपाई के पास बैठी ही रहती, कभी तो पंखा चलती और कभी हाथ पैर कपड़ों से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। अब दादी माँ है वो मतलब बार बार उनको छू छू कर जो ज्वर है वो कितना कम हो गया, कितना है, ये अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पित्तल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को कोई गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे, यानी दादी माँ है उसको 50 प्रकार की जो गवई गांव है उसकी दवाओं के नाम है वो याद है। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत यानी जो बभूत होती है से लेकर मलेरिया, सर सांप, निमोनिया का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गूगल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, यानी मेरी दादी माँ है उनसे ये सब प्रकार की चीज़ें सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकड़ाकर खींचड़ी या साबु डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, यानी जो मिक्सचर की जो शीशी है उसकी तताई के डर से बुखार है वो भाग जाता है, उतर जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से करूं, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है, यानी अगर एक भी काम मैं न करूं तो काम होता ही नहीं है। जानने को यूँ सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उसकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। कि अगर दादी माँ उपस्थित नहीं होती तो उनकी अनुपस्थिति है वो बहुत ही खलती, अर्थात विलंब यानी देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में मैं घर लौटा। बाहरी निक्षार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, यानी गुस्सा हो रही थी, बिगड़ रही थी यानी गुस्सा हो रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सुनने होगा धनो, रुपए में सूद के आज दे दे। आँख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, यानी दादी माँ जो मतलब दुबकी रामी को चाची खड़ी है
उसको कह रही है कि मेरे पैसे हैं वो सूद के यानी ब्याज के आज दे दे, कि जब तू पैसे लेकर गई थी तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी तुम्हें नहीं दी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अर्थात जब तू पैसे लेकर गई थी तब तो तुम्हें शर्म नहीं आई, और अब तुम ऐसे करे कि आज दूंगी कल दूंगी, फसल में दूंगी यानी फसल काट कर दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। मालकिन रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, यानी उसका ब्याह है वो कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नाके आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। यानी यहाँ कभी कह रही हैं कि दादी माँ इसे जाने दो कि ये बेचारी गरीब है और दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने, यानी दादी माँ कह रही है कि चल चल, तू क्या मुझे समझा रहा है। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पुतों फलों दूधों नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धनो चाची? तो उसने विहल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। अब जब जो रामी चाची वो पैसे देने के लिए आई तो दादी माँ ने उसके जो पीछे का सभी रुपया है वो छोड़ दिया और ऊपर से उसे 10 रुपये का नोट भी दिया और बोली कि जैसी तेरी बेटी है वैसी ही मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा कि उस रोज़ तो आपको दादी माँ है वो बहुत ही डांट रही थी। वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। अब यहाँ रामी चाची कह रही हैं कि अगर पैसे देकर बड़े लोग मतलब बड़े हैं हमसे, वो अगर हमें डांटे भी न तो लाभ भी क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। किशन के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए गए हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती हैं, यानी ये जो सभी फंक्शन है वो सभी औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से कहा, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। अर्थात मुझे मन ही मन में हंसी आ रही थी, लेकिन मुझे ये डर था कि मुझे अगर मेरा ये भेद खुल गया तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडाफोड़ हो गया। लेकिन मेरी हंसी वो नहीं रुक सकी और भांडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी,
मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभयदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। यहाँ दादी माँ को स्नेह की मूर्ति कहा है और दादी माँ वैसे होते भी स्नेह की मूर्ति है, स्नेह और ममता की मूर्ति होती है। परिस्थितियों का वात्याचक्र जीवन को सूखे पत्तों सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की पट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं को धोखा दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुक्रमुक्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा की श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल्य संपत्ति वे की, यानी मेरे दादाजी हैं, वो उनके ख़त्म होने के बाद जो श्रद्धा का फंक्शन रखा जाता है, जो जिसे हम श्राद्ध भी बोलते हैं, तो उसमें बहुत ही संपत्ति है वो वे की, यानी दादी के मना करने के बाद भी। वह घर की तो थी ही नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माँ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी तड़पती शाम को मैंने देखा। दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों से मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे, यानी मेरी दादी की आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उसके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा कि दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ ने कहा कि क्या है, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? अब कवि कह रहे हैं कि मैंने अपनी दादी माँ से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर, तो कवि ने कहा कि तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया न? चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। यानी कवि कह रहे हैं कि मैंने जब दादी माँ से कहा कि दादी माँ आप अपनी धोती को बदल लो, तो दादी माँ ने कहा मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती और मुझे खींचकर रसोई में ले गई खाना खिलाने के लिए। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के हैं? अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने उसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ शापभ्रष्ट देवी सी लगती है। कि यह सच है कि मुझे मेरी दादी माँ है वो शापभ्रष्ट देवी सी लगती, देवी के समान है। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्थर है, वो काँप रहा है। काली चींटियाँ सी कतार धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी अब मेरा मन ये कहता है कि क्या सचमुच दादी माँ है वो नहीं रही। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।